लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू सेकेंडरी मार्केट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यस, भारत में सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए संबंध में द्वितीयक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सेकेंडरी, यहां पर पूछा गया कि द्वितीयक बाजार क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, द्वितीयक बाजार क्या होता है। आपके एग्जाम में आपको पढ़ाया भी होगा मैंने। सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व्स द ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी। द्वितीयक बाजार पहले से जारी प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। द्वितीयक बाजार लेन देन में निवेशक सीधे सुरक्षा जारीकर्ता के साथ जुड़ते हैं। इन्वेस्टर डायरेक्टली एंगेज द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी। सुरक्षा नहीं लिखना था, यहाँ प्रतिभूति लिखना था। प्रतिभूति जाती यानी कि जिसने जारी किया उसके साथ जुड़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन कहलाता है। द्वितीयक बाजारों के उदाहरणों में आरंभिक पेशकश मतलब आईपीओ और एफपीओ, ये दोनों शामिल होते हैं। आईपीओ और एफपीओ यहाँ पर जारी किया जाता है। यहाँ पर ये कहा गया सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होना चाहिए, पहले का ए कह रहे हैं लोग। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे, कैसे हो आप? बढ़िया। चलो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसका आंसर दो आप। देखो बेटा, हमारा पूंजी बाजार ना दो प्रकार का होता है। एक पूंजी बाजार जिसे हम कहते हैं एक मार्केट विच इज नोन एज प्राइमरी मार्केट, है ना। प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार कंपनी और इन्वेस्टर के बीच चलता है। इन्वेस्टर के बीच का मतलब जो पहली बार शेयर जारी करेगा वो यही, और इसी बाजार में आपके एफपीओ यानी कि जब पहली बार शेयर जारी होते हैं उसे हम आईपीओ कहते हैं, उसके बाद जो शेयर जारी होते हैं उसे हम एफपीओ कहते हैं। वो यही सब होता है प्राइमरी मार्केट में, प्राथमिक बाजार में। ठीक है, यहां पर ही ये सब होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा हिस्सा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का संबंध है स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा होता है। और यहीं पर आप देखोगे, क्या पता है, इसी मार्केट के अंदर आप देखोगे कि एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर बेच सकता है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो अपना शेयर दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता हूं। इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के बीच लेन देन होता है। ठीक है, कंपनी से इन्वेस्टर के बीच नहीं होता। सिक्योरिटी को इशू करने वाले के बीच में इन्वेस्टर नहीं होता, उसके बाद बीच नहीं होता। ठीक है, चलिए जरा अब ऑप्शन देखिए। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, कह रहे सेकेंडरी मार्केट के अंदर पहले से जारी की गई सिक्योरिटीज के बीच व्यापार होता है। देखो यहां पर मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले सिक्योरिटी इस बाजार में जारी की जाएगी, फिर उसके बाद उसका ट्रेड या व्यापार इस बाजार में होगा। तो यानी कि पहले से जारी कर दी गई वो सिक्योरिटी यहां बिक रही ना, बोलो यस। तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। फिर क्या, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इन्वेस्टर डायरेक्टली इंगेज, यानी कि इन्वेस्टर डायरेक्टली जो है वो सिक्योरिटी इशू करने वाले से लेन देन करता है। ये गलत है। सेकेंडरी बाजार के अंदर वो डायरेक्टली नहीं खरीदता है इससे, बल्कि वो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली खरीदता है। द्वितीयक बाजारों के उदाहरणों में अगर देखें तो आईपीओ और एफपीओ यहां जारी किया जाता है। तो ये भी गलत हो गया कि आईपीओ और एफपीओ नहीं जारी करते। आईपीओ एफपीओ तो प्राइमरी मार्केट में जारी करते। कहां जारी करते? प्राइमरी मार्केट के अंदर जारी करते। ठीक है, तो 2 and 3 इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। पहला गलत, पहला सही है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
With reference the government securities in India consider the following statement. बताओ भाई. आई एम गुड बेटा, आप कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? हैं? खेती पाती बढ़िया सब? हैं? खेती पाती बाल बच्चे सब ठीक है? चलो जी. तो ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट पीरियडिकली ड्यूरिंग देयर टेन्योर. ट्रेजरी बिल्स पर एक ब्याज दर दी जाती है. ऐसा कहना है समय समय पर ब्याज का भुगतान किया जाता है. फिर होता है कैश मैनेजमेंट बिल्स आर प्राइमरली इशूड फॉर मैच्योरिटी एक्सीडिंग 91 डेज. ठीक है. 2 दिन से तबीयत खराब है, तबीयत को सुधारो बेटा. कैश नगद प्रबंधन बिल जो है वो 91 दिनों से अधिक के लिए जारी किए जाते हैं. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोटेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ अगेंस्ट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के खिलाफ या इन्फ्लेशन के मुद्रास्फीति से बचाते हैं मूलधन और ब्याज को भी. हाँ हाँ, बाल बच्चे. अरे ओहो, बाल बच्चे मतलब जो घर में बाल बच्चे हैं, जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, उनकी बात कर रहा हूं. तुम लोग तो अलग ही करेक्टर हो भाई. सब चकाचक, बहुत बढ़िया. वेल डन बॉय. चलो जी, बताओ जरा आंसर बताओ. दूसरे का सी आंसर दे रहे लोग. अच्छा, तीनों सही हैं. चलिए मैं इसको समझा देता हूं आपको, फिर आप ध्यान से सुनो. देखो भाई, हमारी सरकार अगर शॉर्ट टर्म की बोरोइंग करना चाहती है, ध्यान से सुन लो, अल्पकालिक ऋण लेना चाहती है, तो देयर आर टू मेथड. दो उसके पास विकल्प है. ठीक. पहला विकल्प है कि वो ट्रेजरी बिल से उधार ले ले. क्या जारी करे? ट्रेजरी बिल्स. हिंदी में भी लिख लो इसको, हिंदी में भी कहते हैं ट्रेजरी बिल्स. ठीक है, ट्रेजरी बिल्स जारी करते हैं. पहली चीज तो ये. और दूसरा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो कैश मैनेजमेंट बिल्स भी जारी कर सकता है. ठीक है, यानी कि नगद प्रबंधन बिल्स भी जारी कर सकता है. ये देख लो आप. ठीक है, पहली चीज तो ये. तो ट्रेजरी बिल या नगद प्रबंधन बिल. अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेजरी बिल्स जो हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स जो हैं, वो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से इनकी अवधि जो होती है वो 91 डेज, 182 डेज या 364 दिन तक हो सकती है. ठीक है, और इन पर कोई ब्याज नहीं होता. कोई ब्याज नहीं होता, बल्कि ये छूट पर या डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं. डिस्काउंट का मतलब यह है कि मान लो इसे गवर्नमेंट ने 1 लाख की है ये और इसे 80,000 में बेचा, तो जब आप इसे वापस करोगे तो तुम्हें 20,000 का फायदा होगा. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल 1 लाख का है लेकिन मैंने खरीद दिया 80,000 का और फिर मैं उसे बेचूंगा तो 20,000 का मुझे फायदा होगा. तो ट्रेजरी बिल भी ऐसे ही, गवर्नमेंट ब्याज नहीं देती बल्कि वो सीधा सीधा डिस्काउंट देती है और वही डिस्काउंट आपको फायदा होता है. कैश मैनेजमेंट बिल में से 90 दिन से, यानी कि या आप कह लो 91 दिन से कम समय के लिए उधार. ठीक है, 91 दिन से कम, यानी 91 डेज से कम टाइम के लिए उधार ले. और 91 डेज से यानी 91 दिन से कम समय के लिए उधार का मतलब है कि ये भी डिस्काउंट पर ही बेचे थे, इस पर भी कोई ब्याज नहीं होता है ना. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी. तो दो बातें यहां पर समझ ली हमने. इसके अलावा वहां पर एक तीसरा टर्म भी था, इन्फ्लेशन इंडेक्स
बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का क्या मतलब है? देखो भाई, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का मतलब है कि जब कभी भी, है ना, कोई भी बॉन्ड जारी करेंगे और वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड पर, जैसे होता क्या है, मान लीजिए मैंने 100 रुपया उधार लिया किसी से, ठीक है, और उसने कहा कि तुम्हें 10% का ब्याज देंगे, ठीक है, तो 1 साल के बाद 110 रुपया वो मुझे देगा। लेकिन आप सोचकर देखो, अगर 10% इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई, तो मुझे कोई फायदा हुआ? तब तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तब तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 0। कोई फायदा नहीं, है ना। तो और अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए 12% हो जाए इन्फ्लेशन, तो मुझे ब्याज मिला 10%, लेकिन इन्फ्लेशन कितनी हो गई? 12%। तो यहां तो मुझे 2% का नुकसान हो गया, है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जब आप किसी को उधार देते हैं, तो जो आपने, आपको ब्याज मिलना है वो तो मिलता ही है। जैसे उन्होंने कहा कि चलो आपको 2% ब्याज देंगे, आपको 2%, इससे क्या होगा, फिर कहेंगे 2% आपको ब्याज देंगे प्लस जो भी इन्फ्लेशन होगी वो इन्फ्लेशन देंगे। तो मान लो 6% इंटरेस्ट है, 6% का महंगाई आ गया, तो 6% महंगाई का मतलब कितना होगा? 8%। तो 8% ब्याज यहां मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन 5% रहती तो 7%, यानी कि इन्फ्लेशन प्लस ब्याज मिलता है इसमें, ठीक है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो आपका मूलधन है, उस धन को ये सुरक्षित रखना चाहते हैं। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ देखिए। ट्रेजरी बिल अपने कार्यकाल के दौरान समय समय पर ब्याज का भुगतान करते हैं। तो बच्चा, ब्याज तो इसमें था ही नहीं, बोलो। ब्याज नहीं है, ये किस पर जारी किया जाता है? छूट पर, बताया अभी, डिस्काउंट पर। हाँ भाई, यस या नो करो, जल्दी से बताइए। ऑल गुड, समझ में आ गई बात? बोल दो भाई। हाँ, ब्याज पर, ठीक है। दूसरा यहां पर लिखा कैश मैनेजमेंट बिल्स, 91 दिन से ज्यादा, ज्यादा नहीं था भाई, 91 दिन तक था, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहे जो इन्फ्लेशन वाले बॉन्ड है ना, वो ब्याज को भी मुद्रास्फीति से, नहीं, ब्याज पर थोड़ी ना था, ब्याज तो अलग था, प्लस ब्याज पर क्या में इन्फ्लेशन जोड़कर दे रहे, नहीं, वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर दे रहे थे। तो सो दैट ये भी गलत हो गया। यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में इन्फ्लेशन से सुरक्षा ब्याज की नहीं होती, मूलधन की होती, मूलधन की होती है, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेटेड सिक्योरिटीज, दिनांकित प्रतिभूतियां, इंक्लूड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स whose interest rate are fixed until maturity। कह रहे हैं कि डेटेड सिक्योरिटी का मतलब है जिसमें डेट लिखी रहती है, कि गवर्नमेंट ने अगर आपसे उधार लिया है तो वो इस डेट को आपको वापस करे, ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं। हम्म, देख लीजिए, फटाफट देखिए।
हाँ जी, 10 दो भैया। थर्ड का ए बोल रहे हैं लोग, देखिए। सॉरी। डेटेड सिक्योरिटी का मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिन्हें किसी दिनांक पर, डेट पर रीपे करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उसमें फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है, यानी कि ऐसा रेट जो बदलता रहता है। डेटेड सिक्योरिटी में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं जिनकी ब्याज दर फिक्स रहती है, फिक्स। तो इसकी स्टेट फ्लोटिंग का मतलब होता है लचीला, लचीला, जैसे फ्लेक्सिबल। ठीक है, ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल। तो ऊपर कह रहा है कि फ्लेक्सिबल रेट है लेकिन ब्याज दर फिक्स होती है। तो फ्लेक्सिबल होगी तो फ्लेक्सिबल ही होगी ना, फिर फिक्स कैसे हो जाएगी बताओ आप, बोलो। अब आप कहोगे कि डेटेड सिक्योरिटीज होती क्या है, वो भी एक बार समझ लेते हैं, एक बार रुक जाओ। ट्रेजरी बिल का कारोबार मुख्य रूप से द्वितीयक बाजार में होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। अच्छा जी। स्टेट डेवलपमेंट लोन सरकार द्वारा अल्पकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए जारी किए जाते हैं। करें, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर शॉर्ट टर्म फंडिंग। अब इसको कैसे गलत निखा, नितांत गलत है ये, आइए सही करते हैं इनके। पहले तो ये डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है समझ लो। डेटेड सिक्योरिटी का मतलब कोई भी बॉन्ड, याद रखना, कोई भी बॉन्ड जिसकी अपनी एक मैच्योरिटी डेट होती है। इज इट क्लियर कि भाई आपसे 1 लाख रुपए लिए और वो 1 लाख रुपए किसी निश्चित डेट पर आपको चुकाए जाएंगे, बोलो हाँ या ना, यस। अब ये डेटेड सिक्योरिटी तो कई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर भी हो सकती हैं, इन पर यानी कि डिपेंड करता है आपने कौन सा खरीदा। भाई मैंने खरीदा 10% ब्याज हो तो फिक्स ही रहेगा वो। और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल या जिसको आप फ्लोट कहते हैं। अगर ये वाली खरीदी तो हमेशा बदलती रहेगी मार्केट के हिसाब से, तो दोनों हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यही हो। दूसरा स्टेटमेंट था ट्रेजरी बिल। बेटा जब मैं आपको ट्रेजरी बिल्स पढ़ाता हूं तो क्या बताता हूं कि ट्रेजरी बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम है, बोलो यस। इस लिहाज से ये मनी बिल के अंदर फिट बैठता है, मनी मार्केट के अंदर फिट बैठता है, यानी कि मुद्रा बाजार का हिस्सा है ये। ठीक है, मुद्रा बाजार का हिस्सा है। दूसरा, जो वहां पर लिखा कि क्या ये कैपिटल कि ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर खरीदे बेचे जाते हैं, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। और कैपिटल मार्केट 1 साल से अधिक समय की हो जाती है। तो सो दैट हम यहां से देख सकते हैं कि ट्रेजरी बिल तो 1 साल से कम का है और कैपिटल मार्केट जिसके अंदर सेकेंडरी मार्केट आती है वो 1 साल से ज्यादा का होता है। तो ये तो कहीं से मैच नहीं कर रहा। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, देखो भाई आपको मैंने कई बार बताया है कि हमारी कैपिटल मार्केट में या पूंजी बाजार में जहां से हम पूंजी जुटाते हैं वहां 2 तरीके होते हैं कैपिटल जुटाने के, पैसा जुटाने के। एक तो होता है पार्टिसिपेटरी कैपिटल, यानी कि भागीदारी पूंजी, एक ये होता है। और एक क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल। नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल मतलब गैर भागीदारी पूंजी। भागीदारी पूंजी का मतलब जो पैसा शेयर के माध्यम से जुटाया जाए, जो पैसा किसके माध्यम से, शेयर के माध्यम। और नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल का मतलब जो पैसा गैर शेयर यानी कि बॉन्ड के माध्यम से, बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही तो बॉन्ड,
डिबेंचर के माध्यम से, कोई कंपनियां इशू कर रही तो उसी को डिबेंचर, और SDL यानी कि स्टेट डेवलपमेंटल लोन, और ये जारी करने का काम है राज्य सरकारों का, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, दसो कि ऑल सेट। क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखो भाई क्या लिखा हुआ, जरा देख लीजिए कि डेटेड सिक्योरिटीज फ्लोटिंग रेट होती है जिसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। नहीं है, गलत हो गया, तो गलत है। ट्रेजरी बिल्स आर प्राइमरली ट्रेडेड इन, नहीं जी ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर मनी मार्केट होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। स्टेट डेवलपमेंट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं नहीं स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए था, तो सो दैट ये भी गलत हो गया। तो 1 2 3 इज करेक्ट, मतलब सारे ही गलत हो गए, तो डी इज करेक्ट आंसर। आ जाओ, अब यहां पर देखो मैं सिंपल कर देता हूं स्टेटमेंट। भारतीय सरकारी प्रतिभूति विदेशी विनिमय बढ़ने से बॉन्ड परिपक्वता पर विदेशी मुद्रा में चुकाने की बाध्यता के कारण विनिमय दर अस्थिरता हो सकती है। भाई साहब, इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडियन सिक्योरिटी, कह रहे हैं भारत में विदेशी पैसा आ चुका है, में रिजल्ट इन एक्सचेंज रेट वोल्टालिटी। अब ये कह रहे हैं कि अगर भारत में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे आपकी विनिमय दर जो है वो परिवर्तित होने लग जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द ऑब्लिगेशन टू रीपे इन फॉरेन करेंसी अपॉन द बॉन्ड मैच्योरिटी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जैसे बॉन्ड मैच्योर होगा तो आपको पैसा रीपे भी तो करना है। पहला स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लो। पहला स्टेटमेंट ये है कि विदेशी पैसा भारत के बॉन्ड में लगाया गया, तो फिर अब भारत के रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो बदल सकता है, क्योंकि आपको जब पैसा रीपे करना होगा तो फिर ज्यादा विदेशी पैसों की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स will likely lead to surge in domestic interest rate due to increased competition for the government bond। क्या कहा कि जैसे सम्मिलित होने से सरकारी बॉन्ड के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स अगर देखा जाए, उस मतलब पूरी दुनिया में भारतीय बॉन्ड्स जो हैं उन बॉन्ड्स को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जगह मिल गई, यानी थोड़ी रेपुटेशन ठीक हो गई। ठीक है, तो लाइकली सर्ज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट, घरेलू ब्याज दर में बढ़ जाएंगी। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का मतलब ये समझ लो कि एक तरीके से कि आपके देश का जो बॉन्ड है उसे विदेशी बाजारों में भी उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही, ये है। ठीक है, फॉरेन मार्केट के अंदर भी उसकी मांग बढ़ रही है। ठीक है, तो फॉरेन मार्केट में बढ़ रही है बॉन्ड, तो यहां पर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। आप सोच कर देखो, मांग कहां बढ़ रही है? फॉरेन मार्केट में, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्या? यस या नो बताओ। घरेलू, जैसे किसी चीज की मांग अमेरिका में बढ़ रही है तो उसकी कीमत यहां बढ़ जाएगी क्या? तो वो चीज है कि उसकी फिर जब बाहर से ही पैसा अरेंज हो जाएगा तो फिर देश के अंदर की क्या दिक्कत है? फिर तो उसका कोई लेना देना नहीं हो जाएगा उससे। वैश्विक बॉन्ड सूचकांक के माध्यम से प्रवेश करने वाले निवेशक, यानी कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के थ्रू जो इंडिया में निवेश कर रहे हैं, उन्हें सेबी से किसी भी प्रकार के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। There is no need to take approval from the SEBI to invest in commercial bond। बताओ, अगर वो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो क्या सेबी से उन्हें किसी भी तरीके की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी? तो ये तो एक फैक्चुअल बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि यस, यहां पर लिखा है बाईपास, नहीं बाईपास नहीं हो सकता। विदेशों से जो पैसा आएगा उसको पास तो करना पड़ेगा, और बिल्कुल पूछ के ही आए। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, विदेशी पैसा जब भारत में इन्वेस्ट होता है
तो फिर भारत का जो विनिमय दर है वो बदल सकता है, क्योंकि ऋण चुकाने के लिए आपको विदेशी पैसों की मांग बढ़ सकती है। पहले स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला तो सही होगा कि विदेशी पैसा जो फॉरेन करेंसी है वो उसकी उसकी डिमांड बढ़ेगी ना जब आप रीपे करोगे। चलिए, निगमित बॉन्ड मतलब कॉर्पोरेट कंपनियों के बॉन्ड, ठीक है। चलो जी, निगमित बॉन्ड बाजार की धीमी वृद्धि का कारण पारदर्शिता और शासन मानकों के संबंध में निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली निगमित संस्थाओं की सीमित संख्या है। स्टेटमेंट सुन लो, कह रहे हैं जो कंपनियों के बॉन्ड होते हैं उसकी मार्केट में डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको रेगुलेट करने वाली संस्थाएं कम है, ठीक है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी कम से टाटा, रिलायंस, है ना, इस तरीके की जो बॉन्ड जारी करते हैं तो लगता है कि ये कुछ झोल कर रहे हैं, वो एक टेंशन है इसमें, ठीक। सार्वजनिक पेशकश प्रक्रियाओं से जुड़े खर्च और जटिलताओं ने निगम बॉन्ड जारी करने के लिए बैंकों से उधार लेने या निजी प्लेसमेंट का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया। कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद द पब्लिक ऑफरिंग प्रोसीजर have led corporate to favor borrowing from banks or resorting to private placement for issuing bond। तो इनका कहने का मतलब है कि बॉन्ड जारी करने के बजाय बैंक से उधार, क्योंकि इतना जटिल प्रोसेस है तो कंपनियों को लगता है कि यार डायरेक्टली किसी से पैसा ले लो या फिर बैंक से ले लो, वो ज्यादा ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है। फिर तीसरा कह रहे हैं मजबूत दिवालियापन कानूनों की अनुपस्थिति, यानी कि इंडिया में बेटर बैंकरप्सी लॉज भी नहीं है। कल को पैसा डूबेगा तो फिर कैसे वो रीपे करेंगे, इसकी कोई व्यवस्था होती नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड मार्केट है, खासकर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, वो तेजी से ग्रो नहीं कर रहा। तो पहले में कह रहा कि रेगुलेशन करने वाली संस्थाओं की कमी है, दूसरे में कह रहा कि प्रोसेस बहुत टफ है इसलिए बैंक से उधार ले लो या खुद से कहीं अरेंज कर लो, तीसरा कह रहा है कि भाई बैंकरप्सी के बाद पैसा कैसे रीपे करेंगे, इसका कुछ है नहीं इनके पास सिस्टम, तो फिर समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, चलो जी बोलिए, बोलिए बोलिए, बोल दो बच्चों, कृपया सभी बच्चे जवाब दिया करें। मैं तो कई बार कह चुका हूं, यही जवाब नहीं देते हो, है ना। बाकी जरूरी तो है जवाब देना, अगर आप रिप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि कौन सा सही है। तो पहला तो सही है बिल्कुल भाई, हमारे देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी कंपनियों में तो है ही, ये बात तो ठीक है। दूसरा, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसलिए बैंक और प्राइवेट प्लेसमेंट ज्यादा बेटर ऑप्शन। मजबूत दिवालियापन कानूनों की भी कमी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सी इज ऑलवेज राइट। यस, नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इक्विटी यानी कि शेयर, स्टॉक, ग्रांट होल्डर्स ओनरशिप इन अ कंपनी एंड एंटाइटल देम टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। कह रहे हैं कि यदि आपने किसी भी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको उस कंपनी में स्वामित्व प्रदान, आप ओन करते हैं। वही मैं सोच रहा हूं कि कहीं जिस तरीके के तुम्हारे, पता नहीं तुम लोगों में ऐसी क्यों, कौन सी शक्तियां स्लो सी हो गई हैं। पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा जवाब ववाब देना सीखो, है ना। इतने ऐसे स्लो नहीं रहना है। दुख किसी बात का दुख है तुम्हें? कोई ऐसा होता है फसल काटनी है, नहरों में पानी आ गया है, मवेशी चराने जाने हैं, है ना, क्या चक्कर क्या है? ऊर्जा बनाए रखे, ऊर्जा और संतुलन दोनों चीजें बनाकर रखने वाली चीजें हैं और आपसे दोनों नहीं बन पाती, ठीक है। चलिए, दूसरा, डेट सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट बोरोड मनी। इसका मतलब यह है कि ऋण प्रतिभूतियां उधार लिए गए पैसों को दिखाती हैं और इसका मेन पत्र होता है कि इसमें फिर ब्याज मिलेगा और ऋण आपका वापस किया जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन इन्वेस्टर परचेज डेट सिक्योरिटीज
जब कभी भी कोई निवेशक ऋण प्रतिभूतियां खरीदता है तब उन्हें कंपनी में ओनरशिप मिलती है और प्रॉफिट वगैरह भी दिया जाता है। बात तो ठीक है? ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है यदि सब बातें ठीक है। बच्चों जल्दी करिए, आंसर दीजिए। हेलो दोस्तों, सॉरी, हाँ भाई। बताओ जल्दी। सर इकोनॉमी नहीं समझ आती इसको। बेटा पहले पढ़ो, पढ़ेंगे तब आएगी ना इकोनॉमी समझ, हैं? वाह, शैलेंद्र ने भी मार दिया है तुक्का, एंड रितिका ने भी मार दिया है, और बलराम ने टैलेंट से किया है, बाकी लोगों को पता नहीं है। ठीक है, नजर लग गई है आपकी क्या, ये तो यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देखो जी, आपको पता है कि अगर किसी कंपनी में शेयर या स्टॉक लोगे उसमें मालिकाना हक मिलेगा। यस, तो जब मालिकाना हक होगा तो मिलेगी क्या? प्रॉफिट। ठीक है, ऋण प्रतिभूतियां यानी कि बॉन्ड अगर आप खरीदते हो तो आप उस कंपनी में मालिक नहीं बनते हो, बल्कि वो यह दिखाती है कि इसमें आपने कितना पैसा लोन के तौर पर दिया है, कर्ज के तौर पर, और आपको वापसी में ब्याज मिलेगा। निवेशक ऋण प्रतिभूतियां खरीदते हैं, मालिक बनते नहीं जी, मालिक नहीं बनते, नहीं बनते मालिक, बता दिया हूं, पहले ही कह दिया हूं, नहीं बनते मालिक। और 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्टिफिकेट डिपॉजिट आर प्राइमरली इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जमा प्रमाण पत्र मुख्य रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर की जो मेच्योरिटी है वो 7 दिन से लेकर 5 साल तक हो सकती है। कॉल मनी के अंदर कुछ दिनों, यानी कि अगर देखा जाए तो 3 दिनों से कम अवधि के लिए पैसा लिया जा सकता है। ये सब हम बच्चा लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखो, सारी चीजें आपको बैच में पढ़ाई जा चुकी हैं। यस, बोलो। नींबू पानी पी लो, ठीक, और तुम मुंह धो लो, है ना, क्योंकि मुंह धो लो तो समाज कम से कम साफ तो दिखेगा, है कि नहीं? चलिए आओ। तुक्का नहीं लगाया था शैलेंद्र, अच्छा कोई बात नहीं, 7 का सी बोल दिया, ये तो फिर बहुत ही गलत हो गया। बी, 7वें का बी बोल रहे हैं लोग। बेटा जब मैंने मनी मार्केट पढ़ाया था, याद करो, याद करिए, मनी मार्केट क्या बताया था? 1 साल से कम समय, 1 साल से कम लेन देन, ठीक है, पहली चीज। कॉल मनी क्या है? 1 दिन का लेन देन, ठीक है, और इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता, इसलिए असुरक्षित लेन देन, है ना। कौन करता है ये? सर ये इंटर बैंक होता है। इंटर बैंक मतलब बैंकों से बैंकों के बीच, ठीक है। ये दूसरा कहा था, सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या है? सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है वो अप टू 364 डेज, 364 दिन तक के लिए उधार ले सकते हैं, लेकिन बैंक ले सकता है, बैंक ले सकता है, ठीक है। और क्या था भाई इसके बाद, और क्या ऑप्शन में था? वाणिज्यिक, हाँ, कॉमर्शियल पेपर। जो कॉमर्शियल पेपर होता है उस पेपर को कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है, कंपनीज जारी करते हैं।
अप टू 364 डेज, 364, यानी कि ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट प्राइमरली नॉन बैंकिंग, नहीं बैंक जारी करती है प्राइमरली, और 364 दिन का उधार लेते हैं इसमें, गलत हो गया। कॉमर्शियल पेपर जो है मेच्योरिटी पीरियड 7 दिन से 5 साल नहीं, 364, ये भी मनी मार्केट ही है, ये भी गलत हो गया। कॉल मनी में कुछ दिनों तक, यानी कि 3 दिन तक, 3 नहीं 1 दिन तक उधार ले सकते हैं, ये भी गलत हो गया। पढ़ते नहीं हो क्या? आज उल्टी गंगा बह रही है बेटा, उल्टी सीधी गंगा नहीं, तुम पढ़ते नहीं हो, और कोई गंगा नहीं बह रही, पढ़ाई लिखाई है नहीं, बस मजे करवा लो और क्या। ये लेन देन 1 दिन से, यानी कि कॉल मनी 1 दिन से लेकर 1 महीने तक की अवधि के लिए होता है। ठीक है किसने लिखा आज पढ़ती तो मैं हूं नहीं, जब सवाल गलत हो जाता है बोल देती हूँ मुझे विषय समझ नहीं आता है राइट सर, सही कहा है आप। वही तो। अब बताओ, ये तो ऐसे लिख दे रही है बालिका, ये कह रही है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, और जब नहीं सर आंसर आता है तो ये सही तरीका है वैसे कि विषय में ही दिक्कत निकाल दीजिए कि यार थोड़ा सब्जेक्ट का इशू रहता है मुझे। आओ देखो भाई, कॉल मनी, these transaction occur a period for ranging from 1 day to 1 month, 1 महीने से लेकर 1 दिन से लेकर 1 महीने तक का उधार। कॉल मनी ट्रांजेक्शन आर सिक्योर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कह रहे कॉल मनी एक सुरक्षित लेन देन है। फिर कह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स आर नॉट पार्टिसिपेट इन कॉल मनी। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड है, यानी कि कई सारे लोगों ने पैसा दिया, अब ये पैसा चाहे तो आगे बैंकों को, बैंक क्या कर सकती है इस पैसे, क्योंकि आपको कमाई का वादा किया तो अब लगा, कह रही म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो उधार दे सकती है बैंकों को जरूरत पड़ने पर 1-2 दिन के लिए, तो यूज कर सकती हैं कि नहीं, वो चीज यहां पर बताई गई है। चलिए बताइए। हाँ जी, 8 नंबर का। फिर से देख लो भाई। देखो बच्चा, लेन देन 1 महीने का नहीं 1 दिन का होता है, इसलिए गलत है। 2 दिन से लेकर 14 दिन का होता तो उसे हम नोटिस मनी कहते हैं। ठीक है, कॉल मनी सुरक्षित नहीं असुरक्षित है, क्योंकि इसमें कुछ भी अनसिक्योर्ड है, बिकॉज देयर इज नो कोलेट्रल बिहाइंड दिस, कोई भी कोलेट्रल नहीं होता इसमें। ओके, म्यूचुअल फंड कॉल में कॉल मनी लेन देन में भागीदारी नहीं होते, नहीं म्यूचुअल फंड अगर चाहे तो इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं लेन देन में, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि भागीदारी हो सकती है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो मैं आपको बताता हूं आरबीआई क्या करता है। अब हमें मतलब बताता है सिस्टमैटिक, भारत के अंदर जैसा होता ना सिस्टमेटिकली या डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी बैंक जो टू बिग टू फेल है, यानी कि जो फेल नहीं हो सकती, तो अब उसके संबंध में यहां पर देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का क्या मतलब है। मुझे जल्दी से आंसर करिए। हम्म, क्या कह रहा है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ड्यू टू देयर साइज,
interconnectedness can potentially cause significant disruption in essential services and overall economic activities if they fail. है ना, कह रहे हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन उनको कहते हैं अगर वो गलती से फेल हो जाए तो फिर बहुत कुछ दिक्कत ही हो जाएगी। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम टू बिग टू फेल कहते हैं। इन संस्थानों को संकट के दौरान सरकारी सहयोग प्राप्त होता है जिससे बाजार अनुशासन कम हो जाएगा और जोखिम लेने का व्यवहार बढ़ जाएगा। टू बिग टू फेल में रिसीव, क्योंकि बड़े हैं ना ये, तो फिर सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्हें सपोर्ट नहीं किया तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा। आप एसबीआई की बात करें, मान लीजिए एसबीआई फेल हो जाए तो सोच रहे हो क्या होगा, फिर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इंडिया में है कौन सी? 3 बैंकें हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई, HDFC, ICICI एंड SBI। देख लो आप, SBI, there are only 3 banks which are having status of too big to fail, systematically important bank जिसे आप कह सकते हैं। FDI, वाह जी वाह, क्या स्टेटमेंट आ गए, बहुत बढ़िया। C will be the correct answer, yes, C, yes। क्या कह रहे हैं कि FDI सामान्य तौर पर स्वचालित मार्ग से प्रभावित होता है जिसके लिए किसी सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। FDI जनरली फ्लोज थ्रू ऑटोमेटिक रूट रिक्वायरिंग नो गवर्नमेंट अप्रूवल। अब इनका कहने का मतलब है कि FDI जो पैसा है वो ऑटोमेटिक रूट से आता, कोई और रूट नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। FDI रिजर्व बैंक को पूंजी प्रवाह शेयर जारी के लिए रिपोर्ट करने के अधीन है, लेकिन इसके लिए आरबीआई की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। FDI is subject to reporting capital inflow and share issuance to RBI। कहने हैं कि FDI को ये बात आपको RBI को ये बात बतानी पड़ेगी अगर RBI के थ्रू आ रहा है, ठीक है, बतानी पड़ेगी कि भाई पैसा कैसे आया है, और देन इन्फॉर्म आपको करना पड़ेगा। FDI और FPI एक निवेशक द्वारा या किसी भी कंपनी के अंदर FDI और FPI यानी कि एक ही व्यक्ति उस कंपनी में FDI भी कर सकता है और FPI भी कर सकता है। दोनों के बीच अंतर क्या है? FDI मतलब हो गया जब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, और FPI मतलब केवल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ये बोलते हैं आप। देखो मैं इसको करेक्ट करता हूं आपके साथ। FDI जनरली का मतलब हो गया कि फिर और कोई रास्ता नहीं है, गलत है ये। गवर्नमेंट रूट भी हो सकता है और आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट भी हो सकता है, दोनों रूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक रूट है, दोनों रूट है, सो दैट ये गलत है, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि एफडीआई जब आपके देश में आता है और जो भी शेयर इशू किए जाते हैं तो इसकी जानकारी आरबीआई को दी जाती है। भले ही आपको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन तो बतानी पड़ेगी क्या हो रहा है इसमें। एफडीआई जिस कंपनी में किया जाता है उस कंपनी में आप एफपीआई यानी कि फिर आप शेयर नहीं खरीद सकते। या तो किसी कंपनी में आप एफपीआई ले सकते हैं या फिर एफडीआई ले सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज ले सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। सो दैट द आंसर इज ए, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, द आंसर इज ए। विद रेफरेंस एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग का मतलब होता है विदेशों से उधार लेना। मसाला बॉन्ड का मतलब क्या है, आपको बहुत बार पढ़ाया गया, ठीक है। देखते हैं मसाला बॉन्ड क्या है। मसाला बॉन्ड आर इशूड आउटसाइड इंडिया denominated in local currency of issuer currency। कह रहे मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी होता है और जहां जारी होता है उसी देश की मुद्रा में जारी होता है। मतलब अगर अमेरिका में जारी हुआ तो अमेरिका के डॉलर में जारी होगा, ऐसा कह रहे। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी विदेशी मुद्रा परिवर्तन बॉन्ड हो सकते हैं जो पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय उपकरण। क्या कहा? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्ड्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकते हैं विच आर फुल्ली
एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जब आप विदेशों से बॉन्ड खरीदने जाओगे तो वो करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब किसी दूसरी करेंसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है का मतलब ये आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अस्त एक्सटर्नल यानी कि विदेशी जो बॉन्ड है विदेशी मुद्रा में हो सकते हैं, भारतीय रुपए में नहीं होते। यानी कि विदेशों से अगर उधार लेना है तो विदेशी मुद्रा में ही उधार होगा, भारतीय रुपए में नहीं होगा। ऐसा है क्या? 11 का बी कह रहे हैं। देखो जी, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, मसाला बॉन्ड जो है वो लोकल करेंसी नहीं, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, याद रखना, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है। तो सो दैट ये तो हो गया गलत। मसाला बॉन्ड एक रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्ड में बिल्कुल आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ले सकते, जो कि जब चाहे आप बदल भी सकते हैं किसी दूसरी करेंसी में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्ड्स जो होते हैं, बोरोइंग्स जो होती है, वो फॉरेन करेंसी में उधार ली जा सकती हैं, लेकिन वो इंडियन रुपये में भी उधार ली जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यस, क्योंकि मसाला बॉन्ड में हम विदेशों से उधार तो लेते हैं लेकिन भारतीय रुपए में उधार लेते हैं, तो विदेशी उधार तो लिया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 and 3 इज करेक्ट आंसर, सो दैट वी विल गो विद द ओनली 1। केवल हम एक के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर लिखा है करेंसी स्वैप। पहले करेंसी स्वैप का कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। देखो भाई, करेंसी स्वैप का कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए इंडिया और जापान ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, ठीक। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सो दैट आप आसानी से कर पाओ। इंडिया और जापान ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया आपस में, और इंडिया ने जापान को कहा कि आज का जो रेट चल रहा है इसी रेट पर हम आपको अगले 3 साल तक बॉन्ड दे, यानी कि डॉलर दे देंगे, ठीक है। तो भारत के पास भी कोई विदेशी मुद्रा है मान लो, और जापान के पास भी। तो जापान और भारत बाजार के रेट पर डॉलर इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि एक फिक्स इन्होंने बना लिया और उस रेट पर आपस में ही विदेशी मुद्रा खरीद बेच ले रहे हैं। मेरा मतलब समझ गया? इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। मतलब हमें जब जरूरत होगी तो हम उनसे ले लेंगे, और वो उन्हें जरूरत होगी हम वो हमसे ले लेंगे। तो ये है चक्कर करेंसी स्वैप का। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है क्योंकि बाजार के अंदर तो डॉलर के रेट घटते बढ़ते रहते होंगे, बोलो, कभी डॉलर ऊपर कभी नीचे। तो भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाता है कि भाई अगर लग जाए कि डॉलर का जोखिम या रिस्क, डॉलर का रेट बढ़ता घटता रहेगा, उससे हमें नुकसान होगा, तो हम वो सब काम ना करके ये काम करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जी मार्केट के अंदर हम किसी आलू वाले से पहले ही बात कर लें कि देखो भाई, मार्केट में आलू का रेट क्या होता है क्या नहीं होता वो छोड़ दो, लेकिन हम तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है, हर दिन खरीदने आएंगे, और हमारा रेट ये तय होगा, पूरे साल चलेगा ये, ठीक है। ऐसे आ जाओ। करेंसी स्वैप प्राइमरली इन्वॉल्व टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मतलब दो बड़े कॉर्पोरेशन एक्सचेंजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इन डिफरेंट करेंसीज। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ये करेंसी स्वैप है, इसके अंतर्गत करेंसी को बदला जा सकता है दो बड़े संस्थानों के द्वारा, ठीक है। और वो लोन के फॉर्म में बदला गया, यानी कि अगर आप उन्होंने आपको दिया है तो आपको फिर उन्हें वापस भी करना है, अगर कोई ब्याज ब्याज है तो वो भी। Bilateral currency swap agreements between countries are managed by their respective central bank and entails the fixed exchange rate throughout the transaction। देखो यहां पर लिखा है कि दो देशों के बीच अगर करेंसी स्वैप हुआ है तो फिर उसे उन देशों की सेंट्रल बैंक द्वारा मैनेज करेंगे, और जो रेट फिक्स हुआ उस पर लेन देन करेंगे। ऐसा यहां पर लिखा है।
तीसरे में लिखा है करेंसी स्वैप्स आर सोली यूज टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी लोन्स। करेंसी लोन्स, करेंसी स्वैप इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि विदेशी लोन मिल सके आपको बेटर इंटरेस्ट रेट पर, विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर हेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क। कह रहे हैं कि बिना किसी कंसिडरेशन के, जोखिम को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी जोखिम को ध्यान में रखते हुए ऐसा हो सके। हिंदी वाले भी पढ़ने का दिक्कत है। विदेशी मुद्रा यानी कि अगर देखा जाए करेंसी स्वैप का उपयोग केवल विनिमय दरों की जोखिमों को हेजिंग पर विचार किए बिना, कह रहे हैं विदाउट, यानी कि जोखिम को विचार नहीं कर रहे हैं, बस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आसानी से सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सके, इसलिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो जी, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि आपस में एक्सचेंज करते हैं करेंसी को, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है कि करेंसी स्वैप में एक फिक्स्ड हो जाएगी, उसी के आसपास चलेगा। तीसरे में भी ठीक था शुरुआती हिस्सा कि लोन तो लेते हैं विदेशी मुद्रा में, लेकिन एक्सचेंज रेट का हेज जोखिम ना देखें ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज रेट का जोखिम ही तो देखते हैं इसलिए लेते हैं, ठीक है। मैं दो ही कंट्री का बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, इसमें दो से ज्यादा, ये तो डिपेंड करता है। अगर आपका बाईलेटरल है तो दो कंट्रीज, अगर आपका मल्टीलेटरल है तो कई कंट्रीज, जैसे हो सकता है ग्रुप बना ले 5 कंट्रीज का, और वो पांचों कंट्रीज आपस में करेंसी को जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को दें, तो मल्टीलेटरल भी हो सकता है दीदी, है ना। तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, सो दैट वी विल गो विद द बी। आइए, करेंसी फॉरेक्स स्वैप यानी कि वही पैसा विदेशी स्वैपिंग की बात हो रही है। RBI's forex swap operation aim to decrease the money supply in the economy। ये पैसे का लेन देन या करेंसी स्वैप तुमने इसलिए किया है जिससे कि मनी की सप्लाई कम हो सके मार्केट के अंदर। सोच लीजिए कि भाई ये पैसे का लेन देन हमने इसलिए किया है कि मनी की सप्लाई कम हो सके। सोचो, फॉरेक्स स्वैप्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एट अ प्रिवेलिंग मार्केट रेट विदाउट रेफरेंस टू फ्यूचर एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेशंस। विदेशी मुद्रा विनिमय दर में भविष्य की विनिमय अपेक्षाओं के संदर्भ में बिना मौजूदा बाजार पर मुद्राओं का आदान प्रदान सम्मिलित होता है। बोलो भाई, ठीक है। तीसरा, फॉरेक्स स्वैप्स आर प्राइमरली कंडक्टेड टू मिटिगेट लिक्विडिटी रिस्क एंड इंपैक्ट लेंडिंग रेट्स पॉजिटिवली। विदेशी जो आपको मुद्रा विनिमय आप कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, इसका प्रमुख रूप है तरलता के जोखिम को कम करना, उधार दरों पर सकारात्मक असर डालना, प्रभाव डालना। देखो, थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि स्वैपिंग इसलिए हो रही है कि जो रिस्क है तरलता का वो ठीक कर लिया जाए। और मुझे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा, क्योंकि जब आप पैसों की अदला बदली करोगे तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, तो ये भी खराब हो गया पहला वाला। तो बोल दो बच्चा। अब तीसरा देखो क्या कह रहा, फॉरेक्स स्वैप यानी कि पैसे की अदला बदली इन्वॉल्व तो हो रही है, द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट। तो क्या फॉरेक्स स्वैपिंग मार्केट रेट पर होती है? बोलो, बाजार रेट पर। और क्या वो भविष्य की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में नहीं रखती? तो मैंने बताया था स्वैपिंग होती है, ये एक फिक्स रेट बनाते हैं, और वो भी ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा। तो ये तो गलत हो गया कि भैया मार्केट रेट नहीं बल्कि एक फिक्स रेट होता है, उस पर लेन देन करेंगे और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल रेफरेंस में लेंगे। अगर फ्यूचर में सस्ता मिल रहा है तो फिर जो इन्होंने फिक्स करी होगी तो फिर तो दिक्कत ही है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट राइट, थर्ड इज करेक्ट आंसर।
थोड़े प्रश्न बड़े हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट चलो जी। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, ध्यान से सुन लो, ये एडीआर और जीडीआर का क्या चक्कर है। एडीआर और जीडीआर का क्या चक्कर है, पहले इसको सुन लो। देखो भाई, जैसे एक अमेरिकी निवेशक है ना, एक अमेरिकी आदमी, जैसे ये कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, यूएस इन्वेस्टर, ठीक है। तो यूएस इन्वेस्टर है, तो वो क्या करेगा, किसी यूएस इन्वेस्टर जुड़ता है किसी यूएस डिपॉजिटरी से, ठीक है, ये कोई कंपनी समझ लो, और ये मान लो इंडियन कंपनी है ना, इंडियन कंपनी। तो ये अपने शेयर इसे देते हैं, और फिर ये इनको शेयर ये अपने पास ही रखता है, शेयर का ये कस्टोडियन हो गया, है ना। इन्होंने अपने शेयर दिए, ये यहां आ गए शेयर, है ना। अब ये शेयर ना देकर इनको एक रसीद दे देगा कि तुम पैसे दो, तुम्हारे पैसे यहां लगा दिए। तो ये जो रसीद देगा, ये चूंकि अमेरिका की किसी कंपनी ने जारी की है और अमेरिका का ही सब कुछ है, तो इसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की डिपॉजिटरी ने इसे जारी किया है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब होता है कि एक अमेरिकी आदमी अमेरिका के अतिरिक्त दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इस लॉजिक से चलेंगे। अब देखिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी इशूड बाय द डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक टू यूएस इन्वेस्टर representing share of a foreign company held by US investor directly। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि डायरेक्टली अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट जो रसीद है, उसे एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के द्वारा जारी किया जाता है किसी यूएस इन्वेस्टर को, और वो यूएस इन्वेस्टर के पास इनडायरेक्टली किसी विदेशी कंपनी के शेयर आ जाते हैं, यहां पर ये कह रहे हैं, ठीक है। आप मेरा मतलब आप समझ गए, यहां पर ये कह रहे हैं, ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि एक तो होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, दूसरा होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब है एक नॉन यूएस इन्वेस्टर, यानी कि अमेरिका का इन्वेस्टर है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अगर बाहर के लोग हैं तो नॉन यूएस इन्वेस्टर, टू होल्ड शेयर कंपनीज लिस्टेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। इनका कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई यूरोप का आदमी है, अब फ्रांस का आदमी है, वो यूएस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट खरीदना होगा। अगर वो बिना यूएस की मार्केट में जाए हुए खरीदता है, एनेबलिंग कंपनीज टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायरेक्ट लिस्टिंग। अगर आप यूएस के मार्केट में जाकर खरीदना चाहते हैं तो यूएस का बहुत प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करिए कि आप यूरोप में हैं, आप एक यूरोपियन हैं मान लो, ठीक है, तो आपको एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद दे दी जाएगी, है ना, किसी डिपॉजिटरी के द्वारा। तो ये आपकी जीडीआर मिल गई आपको, और आपकी यूएसए की ये कंपनी है, यूएस की कंपनी ने शेयर डिपॉजिटरी को दे दिया, आप पैसे दे देना, पैसे यहां पहुंच जाएंगे, आपके पास डिपॉजिटरी रसीद आ जाएगी, और इनडायरेक्टली शेयर आ जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि एक जीडीआर अगर आपको बनाना है तो 10 शेयर उसमें होते हैं, ठीक है, और उसे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, यानी कि जो ओवरसीज का मतलब है जो बाहर काम करती है, उनके द्वारा जारी किया जाता है। मतलब एक जीडीआर बनाने, यानी एक रसीद बनाने के लिए 10 शेयर का लिमिटेशन रखा हुआ है इनमें, कैसा होता है, बोलो जी।
थोड़ा टेक्निकल है बट इजी है। पहले वाला स्टेटमेंट कैसा है? अमेरिकन डिपॉजिट इशूड बाय डोमेस्टिक कस्टोडियन, नहीं ये गलत। ठीक है, यूएस डिपॉजिटरी, यानी कि जो पैसा आपका जहां जमा करवाएंगे आप इनको दो, फिर ये किसी विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करवा देंगे, ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, एक और दो सही लग रहे हैं, एक कैसे सही लग गया? वहां डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, बैंक नहीं भाई। ठीक है, यस, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा सही है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब हुआ जो यूएस के लोग नहीं है, जो नॉन यूएस के लोग हैं, अगर वो किसी यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जीडीआर जारी होता है, ये ठीक है। अब जीडीआर बनाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, यानी कि जितने में शेयर खरीदूंगा उतने का एक जीडीआर बन सकता है ना? तो वो कम का भी बन सकता है। तो 1 and 3rd इज नॉट राइट, 2 इज करेक्ट, सो दैट ए यहां पर सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ध्यान से सुनिए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, रियल इंटरेस्ट रेट में आपको इन्फ्लेशन जोड़ देनी है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकालना है। या रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस करना है। अब देख लो जरा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लेशन रेट इन एडिंग इन द रियल इंटरेस्ट रेट डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव अर्निंग ऑफ द डिपॉजिटर। बताओ भाई, कहते हैं नाम मात्र ब्याज दर क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये तो सही था, सही है। If the nominal interest rate offered by bank is lower than prevailing inflation rate, individual prefer keeping the money in bank deposit. आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अगर कम है, ठीक, और जो मौजूदा आपकी इन्फ्लेशन रेट है, तो इंडिविजुअल क्या करेंगे? कीपिंग मनी इन बैंक डिपॉजिट। यदि बैंकों द्वारा दी जाने वाली नाम मात्र दर मौजूदा मुद्रास्फीति दर से कम है तो व्यक्ति बैंक में जमा पैसा रखना पसंद करेंगे। बोलिए, जल्दी से आंसर करिए फटाफट। हट गया मैं, 1 मिनट। ठीक है, लेकिन आज एक बार और सोचना, कल जो हम पहला सवाल लगा देंगे डिस्प्ले पर यही लगा देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन लगा, इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इसका फिर जवाब देना, यही तुम्हारा एक होमवर्क हो जाएगा। श्योर? बोलो, एक बार इसको रीथिंक करो, लेकिन सही आंसर लेकर आना, आंसर सही आना चाहिए। बोलिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शब खैर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।